हाय, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे थे बेटा। साइटोलॉजी में हम लोगों ने 4 लेक्चर देख लिया है। आज साइटोलॉजी का मेरा 5वां लेक्चर है। तो बेटा कुछ चीज़ें इसमें जो होता है इंपॉर्टेंट और बची हुई हैं, उसको भी हम धीरे धीरे क्या करते हैं, करके देख लिया करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है, प्लास्टिड है। ठीक, अच्छा, तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाता है, हमारा प्लास्टिड है। प्लास्टिड बेटा क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें जो होते हैं कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, इनका हम स्टेप बाय स्टेप करके स्टडी करेंगे। ओके, अच्छा, तो हम सब बात करेंगे बेटा। सबसे पहले बात हमारे यही आएगी कि प्लास्टिड की खोज किसने किया, उसका नाम किसने रखा। तो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम आएगा वो क्या है, प्लास्टिड की खोज। बेटा खोज किसने किया, हैकल ने किया था। खोज किसने किया था, हैकल ने किया था। और प्लास्टिड का नाम किसने दिया था, सिम्पर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया था, इनका प्लास्टिड का नाम दे दिया था। हाँ, अच्छा, तो हम लोग जानते हैं बेटा प्लांट कोशिका है। प्लांट कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग हमारा क्या होता है, लवक ही होता है। प्लांट कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या कहलाता है, लवक कहलाता है। तो प्लांट कोशिका हो तो उसका सबसे बड़ा कोशिकांग क्या कहलाएगा, हमारा लवक कहलाता है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर ये नहीं दिया तो हम क्या मारते हैं, क्लोरोप्लास्ट मार देते हैं, हरित लवक मार देते हैं। अच्छा, तो एनिमल कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या कहलाता है, ये पहले हम लोग जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे वहां पर ये डिस्कस कर चुके थे कि एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, एनिमल सेल का जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उनका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम सब का जो होता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और प्लांट का क्या होता है, लवक होता है। ठीक, अच्छा, इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट हम सब करते हैं बेटा कि जो हमारा प्लास्टिड होता है कि इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। इसमें भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस संरचना देखने को मिलती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना। मतलब एक हमारा क्या होगा, बाहर की लेयर होगी, एक क्या होगी, अंदर की लेयर होगी। 2 संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना बोलते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बेटा हमारे लवक का कार्य क्या होता है। लवक का कार्य देखेंगे। लवक हमारे बेटा जैसे हमारा क्या होता है, भोजन का निर्माण करना। भोजन में लवक का ही पार्ट तो हमारा क्या, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जो कार्य हमारा क्लोरोप्लास्ट का होगा वो इसमें मेंशन कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो कोशिका में भोजन का निर्माण करना और साथ ही साथ क्या करना, उसका संग्रह भी करना। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में उसका संग्रह करना। ठीक, तो मेन कार्य इसका बेटा क्या होता है, कोशिका में भोजन का निर्माण करना और उसके साथ साथ क्या करना, उसका संग्रह करना। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हमसे बात करते बेटा क्या सभी जितने भी हमारे जीवधारी होते हैं क्या सब में जो होते हैं प्लास्टिड पाया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा नो बेटा। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें हमारे प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो प्लास्टिड जैसी संरचना जैसे हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास आता है क्या, जीवाणु हो गया या हमारा नीले हरे शैवाल हो जाएंगे, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, तो जीवाणु हो गया तथा क्या, बीजीए हो जाएंगे। जीवाणु तथा बीजीए में लवक के स्थान पर बेटा, लवक तो उसमें नहीं पाया जाता, प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पर क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, क्रोमेटोफोर पाए जाएंगे। जो कार्य यहां पर हमारा प्लास्टिड का कार्य होता है वही कार्य क्या होता है, क्रोमेटोफोर का होता है, कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस बना देना। ठीक, तो हमारे पास जीवाणु और बैक्टीरिया में हमारे प्लास्टिड देखने को नहीं मिलेंगे, उसके स्थान पर क्या देखने को मिलेगा, क्रोमेटोफोर देखने को मिलेगा। ओके, या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्रोमेटोफोर किसमें पाया जाता है। ठीक, तो क्रोमेटोफोर हमारा किसका, जीवाणु और बीजीएम पाया जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है क्रोमेटोफोर किसका एनालॉगस होता है। तो एनालॉगस मतलब क्या होता है बेटा, फंक्शन सेम, कार्य हमारा ओरिजिन डिफरेंट हो जाए। तो ये हमारा किसके एनालॉगस हो जाता है, ये हमारे प्लांट सेल के किसके जो एनालॉगस होगा, प्लास्टिड के एनालॉगस होगा। क्यों, क्योंकि जो कार्य इसका है वही कार्य क्या है, हमारा इसका है। अच्छा, इतनी बातें हो गई। फिर इसके बाद हम लोग बेटा इसको डिवाइड करते हैं किसके आधार पर, पिगमेंट के आधार पर। अच्छा, पिगमेंट क्या होता है, जैसे हरा हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, गुलाबी हो गया, लाल हो गया, यही तो हमारे क्या वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं। तो पिगमेंट के आधार पर इसको, लवक को हम सब डिवाइड करते हैं कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, जो डिवाइड करते हैं ना तो इन 3 भागों में, तीनों भागों का नाम देख लेते हैं। ठीक, तीनों भागों का नाम देख लेंगे। अच्छा बेटा, तीनों भागों के नाम में सबसे पहले जो हमारा नाम आता है वो क्या था, क्लोरोप्लास्ट का आता है। ठीक, हरित लवक क्या क्लोरोप्लास्ट का आता है। सेकंड नंबर पे हमारे कौन आते हैं,
क्रोमोप्लास्ट आते हैं। ठीक, और थर्ड नंबर पर हमारा क्या होता है, ये था फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर, ये है क्या हमारा थर्ड नंबर। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरे भागों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहां पर पाया जाएगा, पौधे के हरे भागों में पाया जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधे का कलर कैसा रहता है, हरा रहता है। ओके, अच्छा, फिर इसके नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है, क्रोमोप्लास्ट आता है। लो आ गया क्रोमोप्लास्ट, यही तो है जो हमारे पास क्या होता है, विभिन्न रंगों का देखने को मिलता है। ठीक है, तो पौधे का रंग है, कलर है, किसके कारण देखने को मिल रहा है, इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण। गुलाबी है, नीला है, पीला है। ठीक, अब इसके किसकी वजह से देखने को मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से देखने को मिलता है। अब आता है बेटा हमारे पास क्या, नेक्स्ट आता है क्या, ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, अब देखना, हम लोगों ने देख लिया हरा, देख लिया, इसके बाद रंगीन भाग देख लिया। अब देख लेते हैं कुछ ऐसी चीजें होती है ना प्लांट में जिनका स्टोरेज होता है, जिसके कारण पौधे की लाइफ नहीं चल सकती है। सपोज करो कि अगर उसमें क्या हो जाए, हमारा स्टार्च ना हो, जब स्टार्च ना हो तो भोजन कहां से लेगा, जो हमारे पास उनका रिजल्ट फुल मटेरियल होता है प्लांटों का, वो स्टार्च होता है। ठीक, अच्छा, तो इसमें क्या था, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कैसे इतने रंगहीन होते हैं, और विदाउट उसके रंगहीन के हमारे पौधों का जीवन क्या होता, पॉसिबल नहीं होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बेटा कहां पर पाया जाएगा, पौधे के रंगहीन भाग जितने होते हैं सब किस में इंक्लूड किए जाते हैं, हमारा ल्यूकोप्लास्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास क्या था, अब ल्यूकोप्लास्ट देख लेते हैं, देन इसके बाद हम सब क्लोरोप्लास्ट अलग से करके पढ़ेंगे। हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट में हम सब सिर्फ यही देखेंगे कि क्या होता है, रंगहीन पौधे के रंगहीन भागों में पाया जाता है। और इसको कितने भागों में बांटा जाता है, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है हमारे पास। तो क्या होता है एमाइलोप्लास्ट, क्या होता है लाइयोप्लास्ट, क्या होता है एल्यूरोप्लास्ट। अच्छा, देखते हैं बेटा पहले नंबर हमारा कौन आएगा, एमाइलोप्लास्ट आएगा। एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होगा। और इसके बाद इसको ये किसके लिए पाया जाता है, यह पौधे में स्टार्च या मंड के संचय के लिए पाया जाता है। स्टोरेज आप किसका करता है, स्टार्च का करता है, कौन सा, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में हम किसको याद करेंगे, स्टार्च का। ओके, अच्छा, अब आता है क्या, एलियोप्लास्ट। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं एलायोप्लास्ट। ठीक, जो बेटा एलायोप्लास्ट होता है वो किसके लिए होता है, पौधे में तेल या वसा के संचय के लिए होता है। अच्छा, लास्ट हमारे पास आता है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट ये पौधे में किसके संचय के लिए पाया जाता है, प्रोटीन के संचय के लिए पाया जाता है। ठीक, अच्छा, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, रंगहीन भागों में पाए जाते हैं। पौधे का जितना भी रंगहीन भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अब उन ल्यूकोप्लास्ट को 3 भागों में बांटा जाता है। अब किसके आधार पर, उनके जो होते हैं संचयी भोज्य पदार्थ के रूप में, जो संचय भोज्य पदार्थ होते हैं उसके रूप में हमारे पास क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट को डिवाइड किया जाता है 3 भागों में। पहला हमारा होता है एमाइलोप्लास्ट होता है जो स्टार्च के संचय के लिए होता है। दूसरा होता है एलायोप्लास्ट या एलियोप्लास्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वो तेल या वसा के संचय के लिए पाया जाता है। और तीसरा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्या, एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। ये किसके लिए होता है, प्रोटीन के संचय के लिए पाया जाता है। ठीक, अच्छा बेटा, अब हम सब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। करिए, नेक्स्ट हमारा जो होते हैं सेल ऑर्गेनल से स्टार्ट होगा क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट बेटा देखते हैं, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट बेटा क्या होता है, कहते हैं कि पौधे में हरे रंग का जो पिगमेंट होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ओके, तो हरे रंग का पिगमेंट जो होता है पौधे में, हरे रंग का जो पिगमेंट होगा, हरे रंग के पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। चलो, अच्छा, पौधे के हरे भागों में क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। और एक क्वेश्चन जो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो क्या है बेटा, कि क्लोरोप्लास्ट पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, तो आंसर हमारा क्या होता है बेटा, कि वो पत्तियों के कहां पर, मीजोफिल में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाएंगे, मीजोफिल ऑफ लीफ में। पत्तियों के कहां पर, मीजोफिल लेयर में हमारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, ये इनकी संरचना कैसी होती है इसको देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना होती है वो होती है कैसी बेटा, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, डबल
फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली युक्त क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट की पाई जाती है। दोहरी झिल्ली युक्त कहने का मतलब बेटा क्या है कि हमारे जो क्लोरोप्लास्ट होगा ना उसमें डबल लेयर पाई जाएंगी, एक हमारा आउटर लेयर होगी, एक हमारा क्या होगा, इनर लेयर होगी। ओके, अच्छा नेक्स्ट इसके बाद हम सब बात देखते बेटा, कभी कभी हमारे क्या होता है क्वेश्चन उठ जाते हैं कि कितने प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बेटा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रकार के हमारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के टाइप के देख लेते हैं। हाँ, तो फीते जैसे मतलब बेटा बोलते हैं क्या, फीते जैसे क्लोरोप्लास्ट कहां पर पाया जाता है, फीते जैसे मतलब क्या बोलेंगे बेटा, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, फीते के आकार का क्लोरोप्लास्ट कहां पर पाया जाता है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, किसमें पाया जाएगा, स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। जब एलगी पढ़ाएंगे तो वहां पर ये बताएंगे कि इसमें जो होते हैं रिबन शेप्ड फीते जैसी संरचना क्लोरोप्लास्ट की क्यों पाई जाती है, किस लिए पाई जाती है, ये डिस्कशन मेरा वहां पर होगा। लेकिन यहां पर हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ जो पढ़ लेंगे कि फीते के आकार का क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। ओके, अच्छा कॉलर शेप्ड या सी के आकार, जैसे ये मेरा कॉलर है ना, कॉलर कैसा होता है, सी के आकार का होता है, तो कॉलर शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलता है, यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। स्पाइरोगायरा में हमारे पास कैसा देखने को मिलेगा, फीते जैसे या रिबन शेप्ड देखने को मिलेगा। कॉलर शेप्ड किसमें देखने को मिलता है, हमारे पास यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। बेटा जालिका रूपी नेटवर्क लाइक जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलता है, जालिका रूपी नेटवर्क उडोगोनियम में देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, उडोगोनियम में देखने को क्या मिलेगा, हमारा जालिका रूपी। अब आ गया यह सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बेटा ये है क्या, कि सितार शेप्ड या स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को पाया जाता है। स्टार शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बेटा ये हमारे पास क्या होता है, जिग्निया होता है या जिग्नियम होता है। जिग्निया में क्या देखने को मिलता है, हमारा स्टार शेप्ड। ठीक है, तारे के आकार का क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलेगा, जिग्निया में देखने को मिलेगा। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थ क्या बेटा, जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके, अभी हम इसके बाद जो स्ट्रक्चर पे चलेंगे, स्ट्रक्चर में देख करके बताएंगे स्ट्रोमा क्या है। ठीक, तो जो भी क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जितना भी द्रव भरा होता है, जितना भी हमारा पदार्थ भरा होता है, इवन जितने भी पदार्थ हम देख रहे हैं इसमें जितना भी भरा हुआ है, सब का सब हमारा क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। ठीक, अच्छा तो सब लोग हमारे सब क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा हो जाएगा। ये जितने भी पदार्थ हैं हमारे, ठीक, ये पदार्थ जो है उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। ओके, अच्छा अब आते हैं हम सब नेक्स्ट लाइन पर कि ग्लूकोज के निर्माण हेतु CO2 का अपचयन होता है। CO2 का अपचयन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है, ग्लूकोज के निर्माण हेतु CO2 का रिडक्शन अपचयन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। ठीक, अच्छा पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है, हरित लवक में होती है। अच्छा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होगी, हरित लवक में होती है। हरित लवक में क्यों होती है, क्योंकि हरित लवक में हमारे क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यही क्लोरोफिल हमारे क्या करते हैं, जो सन की लाइट होती है, सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी जो सन की लाइट को केमिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, चलो अच्छा स्ट्रोमा में उपस्थित सिक्के के आकार की संरचना को क्या बोलते हैं, हम सब थैलाकॉइड बोलते हैं। एक सिक्के जैसे, देखना ये क्या है, एक सिक्के जैसी संरचना जितनी भी होती है सब उसे को हम सब क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलेंगे। देखो तो ये हमने बताया ना, स्ट्रोमा में सिक्के जैसी संरचना जो दिखाई दे रही है, ये सिक्के जैसी संरचना जो दिख रही है वो हमारी है कौन सी, थैलाकॉइड कहलाता है। ओके, अच्छा अब क्या होंगे, स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड या थैलाकॉइड के समूह को, थैलाकॉइड को क्या समूह को हम सब क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं या ग्रेनम बोलते हैं, एक को ग्रेनम बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे क्या, ग्रेना बोलेंगे या ग्रेनम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ग्रेना क्या होता है, हमारे पूरे समूह को बोलते हैं, ये हमारा प्लूरल होता है, और जबकि सिंगुलर हमारा एक बहुवचन वाला क्या होता है, ग्रेनम कहलाता है। ओके, तो हमारे जो थैलाकॉइड का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, और जो हमारे स्ट्रोमा में पाए जाने वाले सिक्के जैसी संरचना को हम सब क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। ओके, इतनी बातें हो गई ना, चलो अच्छा आगे देखते हैं बेटा हम सब।
स्ट्रोमा में उपस्थित सिक्के के आकार की संरचना को क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे बेटा? थैलाकॉइड को, स्ट्रोमा में उपस्थित थैलाकॉइड के समूह को हम सब क्या बोलते हैं? या हम सब ये बोलेंगे बेटा सिक्के जैसी संरचना के, सिक्के जैसी संरचना जो आकार पाए जाते हैं उसके समूह को क्या बोला जाता है? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ग्रेनम हो जाएगा। ओके, अच्छा फिर इसके आराम से चलते हैं बेटा। ग्रेना हो गया ना, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशमयी अभिक्रिया चलती है, अच्छा प्रकाश संश्लेषण बेटा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। एक हमारा अंधकार अभिक्रिया होती है, क्या होती है? प्रकाशमयी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां पर ये बातें पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों चीजों का डिफरेंशिएट, इनसे क्वेश्चन हमारा बन जाता है, इसलिए हम इनको यहां पर कर लेंगे। तो प्रकाशमयी अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, और अगर अंधकार प्रकाश संश्लेषण की अंधकारमयी अभिक्रिया जो डार्क रिएक्शन होती है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है क्या हमारे पास? डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? लाइट रिएक्शन हमारी किसमें हो जाएगी? LRG। LRG मतलब क्या होता है? लाइट रिएक्शन ग्रेना, डार्क रिएक्शन DRS। DRS। ओके, तो लाइट रिएक्शन हमारा किस में देखने को मिलेगा, और इसके बाद डार्क रिएक्शन किस में देखने को मिलेगा? ठीक, अच्छा तो लाइट रिएक्शन LRG का मतलब क्या होता है? लाइट रिएक्शन किस में? ग्रेना में। डार्क रिएक्शन किस में? स्ट्रोमा में। LRG और DRS याद कर लेंगे तो हमें जो होता है याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। ओके, चलो अच्छा अब आगे चलते हैं हम सब क्या कि एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना की संख्या कितनी होती है? 40 से लेकर के 60 होती है। ओके, अच्छा बेटा अब हम क्या कर देते हैं, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से देख लिया जाए, थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लिया जाए। ये हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब देख लेते हैं कि मैक्सिमम चीजें जो हम पढ़ाए हैं बेटा इसी के बारे में पढ़ाए हैं। इसमें देखो हमारे पास क्या हुआ, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन बाहर झिल्ली वाली है, पहली वाली जो बाहर की लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब इसके जिसके नीचे की लेयर होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हो गई इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? नेक्स्ट जो आता है वो इसमें भरे हुए पदार्थ जो होंगे, जितना भी हमारे पास क्या हो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पदार्थ पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में भरा हुआ पदार्थ पूरा हमारा क्या कहलाता है बेटा? स्ट्रोमा कहलाता है। जितना भी पदार्थ है इसमें देखो, जितनी भी संरचना पदार्थ वाली है जो हमारे पास डैश डैश दिखाई दिया है वो हमारा क्या है? स्ट्रोमा है। ओके, अच्छा अब क्या होते हैं बेटा? अब इसी स्ट्रोमा में हमारे क्या होते हैं? सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जो सिक्के जैसी एक संरचना जो मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोल देते हैं। तो स्ट्रोमा में सिक्के जैसी संरचना को हम सब क्या बोल देते हैं? थैलाकॉइड बोल देंगे। ठीक, अच्छा अब ये सिक्के जैसी संरचना हुआ, और सिक्के जैसी संरचनाओं का एक हमारा क्या स्टाक समूह पाया जाता है, उस समूह को हम सब क्या बोल देते हैं? ग्रेनम बोलते हैं या ग्रेना बोल देते हैं। सिंगुलर हमारा क्या ग्रेनम होता है, एक वचन ग्रेनम होता है, बहुवचन हमारा क्या होता है? ग्रेना हो जाता है। ठीक है, तो हमारे थैलाकॉइड के समूह को क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। अब बात करते हैं हम सब क्या कि स्ट्रोमा और ग्रेना, इसमें चलती हमारी क्या? DRS चलती बेटा, डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन किस में चलेगी? यहां पर स्ट्रोमा के बाद हम सब लिख लेंगे क्या? DRS, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। अच्छा अब हम पढ़ेंगे ग्रेना। ग्रेना में क्या पढ़ेंगे हम सब? लाइट रिएक्शन LRG। LRG का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने पढ़ा ना लाइट रिएक्शन किसमें? ग्रेना में। ये हमारा यल सा मतलब हो गया क्या? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किसमें चली? ग्रेना में। ओके, तो रख लेंगे हम सब क्या? LRG और DRS हो गया इतना। अच्छा बेटा अब हम सब बात करते हैं क्या, थोड़ा से और अंदर चलते हैं। कहते हैं कि दो ग्रेना को या दो थैलाकॉइड को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? हमारी स्ट्रोमा लैमेली। कहीं पर लिखा हुआ है, हाँ ये देखो बेटा, ये स्ट्रोमा लैमेली। कहते हैं कि दो ग्रेना या हमारे पास दो थैलाकॉइड को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करती है? हमारी स्ट्रोमा लैमेली करती है। स्ट्रोमा लैमेली बेटा क्या करेगी? यह हमारी क्या करती है? थैलाकॉइड को जोड़ने का कार्य करती है। अच्छा फिर इसके बाद आते हैं बेटा हम सब कहां पर? अब इसमें आते हैं क्लोरोप्लास्ट में हमारे देखने को मिलते हैं क्या? कुछ जो होते हैं स्टार्च जो बन जाता है, बनने के बाद फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हो गई। होने के बाद यही जो स्टार्च होता है, ये बेटा कुछ होती हैं संरचनाएं मिलती हैं जो हमारे क्या ग्रेन्यूल्स के रूप में, एक छोटे छोटे बिंदी के रूप में छोटे छोटे क्या होते हैं?
ग्रेनुल्स के रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्च ग्रेनुल्स बोलते हैं। अब यही क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं पौधे के, क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल हमारे क्या कहलाते हैं, स्टार्च ग्रेनुल्स के रूप में स्टोर हो गए। ठीक, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी क्या होता है, पाया जाता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाएगा। और इसमें क्या होता है, और इसी संरचनाओं में हमारे क्लोरोप्लास्ट, जहां पर स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के उसी भाग में क्या होते हैं, हमारे पास राइबोसोम दिखाई देते हैं। अच्छा, तो राइबोसोम जो दिखता है, वो राइबोसोम जो होता है बेटा ना, वो कैसा होता है, चाहे इसका पूछा जाए क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम पूछा जाए, दोनों कैसे होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं। क्या हो जाएगा, 70S प्रकार का हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये हमारी संरचना बेटा समझ में आ गई। ठीक, फिर से देख लो, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। इसलिए क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है। और क्लोरोप्लास्ट में जितना भी द्रव भरा हुआ है, देख लो, जितने भी द्रव हमारे भरे हुए हैं, सारा द्रव हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, पूरा द्रव वाले पोर्शन को हम सब क्या बोल देंगे, स्ट्रोमा बोल देंगे। अब स्ट्रोमा में पाए जाने वाले सिक्के जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। अच्छा, एक थैलाकॉइड, 2 थैलाकॉइड, 3 थैलाकॉइड, 4 थैलाकॉइड। अच्छा, कहते हैं थैलाकॉइड हैं जो आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, किसके द्वारा, स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। 2 थैलाकॉइड को कलेक्ट करने का काम कौन करती है, स्ट्रोमा लैमेली। देखो, जितनी भी कनेक्ट करने वाली संरचनाएं हैं, सब हमारी क्या, स्ट्रोमा लैमेली कहलाती हैं। अब इसके बाद हमारे पास बात करेंगे क्या बेटा, जो हमारे पास थैलाकॉइड का जो स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड, इसको हम सब क्या बोल देते हैं, ग्रेनम बोल देते हैं या ग्रेना बोल देते हैं। ग्रेना हमारा क्या होता है, प्लूरल वचन का बहुवचन होता है, और ये जो ग्रेनम होता है, ये क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। ठीक, अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा, लाइट रिएक्शन हमारी कहां पर, प्रकाश संश्लेषण की हमारे प्रकाशमयी क्रिया कहां पर देखने को मिलेगी, ग्रेना में देखने को मिलेगी। प्रकाश संश्लेषण की अंधकारमयी क्रिया या डार्क रिएक्शन किस में देखने को मिलेगी, स्ट्रोमा में देखने को मिलेगी। ओके, अच्छा, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो कितने प्रकार का, 70S प्रकार का होता है। और डीएनए इसमें क्या होते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टार्च होता है, वो ग्रेनुल्स के रूप, छोटे छोटे क्या होते हैं, पट्टिका के रूप में, ग्रेनुल्स के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्च ग्रेनुल्स बोलते हैं। ओके, ये था हमारा क्या, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। ये चीजें आप लोग क्या करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, स्ट्रक्चर बना लो, सही से समझ लो। और हम सब देखते बेटा क्या, स्ट्रोमा लैमेलियन में देख लिया, आउटर मेम्ब्रेन देख लिया, इनर मेम्ब्रेन देख लिया, स्टार्च द ग्रेनुल्स देख लिया, डीएनए देख लिया, राइबोसोम देख लिया 70S प्रकार का। देन इसके बाद हम सब बात करते हैं बेटा कि हमारे पास जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहाँ पर जो होते हैं, इकाई जो होती है वो किसे क्या नाम होता है उसका, प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम सब क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। क्या बोल देंगे, क्वांटासोम बोलेंगे। अच्छा बेटा, क्वांटासोम जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, यह क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में पाए जाएंगे, ग्रेना में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट नाम बेटा कि क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने दिया, और क्लोरोप्लास्ट का क्वांटासोम की खोज किसने किया, क्वांटासोम का नाम किसने दिया। क्वांटासोम का नाम जो दिए थे वो किसने दिए थे, पार्क तथा पोन्स ने दिया था। लेकिन जब इसकी खोज थी वो किसने दिया था, पार्क तथा बेगिंस नाम के साइंटिस्ट थे। ये दोनों ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। ठीक है, और नाम में हमारे पार्क तथा पोन्स आते हैं, पीपी आते हैं, इसमें क्या होता है, पीबी आ जाते हैं। खोज किसने किया था, पीबी ने किया था, और नाम किसने दिया था, पीपी ने दिया था। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे कि जो हमारे पास एक क्वांटासोम होता है उसमें बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक क्वांटासोम में क्लोरोप्लास्ट के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो हम सब क्या बताएंगे बेटा कि एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 230 होती है। मोस्टली बेटा हमारे इसमें कौन सी पाई जाती है, क्लोरोफिल ए पाई जाती है। कौन सी पाई जाएगी, क्लोरोफिल ए। तो हम सब बात करते हैं जो हर एक पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए बी की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल ए की संख्या कितनी होती है, 230 होती है क्वांटासोम में। ठीक, अच्छा, अब बात करेंगे बेटा क्या, क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, दोनों हमारे कैसे होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग होते हैं। और क्या होते हैं, सर्कुलर डीएनए वाले होते हैं। मतलब क्या होते हैं, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। उसके बाद सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग होते हैं, अपने आप क्या करते हैं, ये जनरेट होते हैं, अपने आप क्या कर देते हैं कि यह जो है चीजों का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करता है, वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग बोल दिया जाता है। अच्छा बेटा, क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, दोनों में क्या होते हैं, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 70S प्रकार का होता है। 70S के 2 सेगमेंट होता है, मैंने पहले भी बता दिया था जब प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस
देख रहे थे। तो अगर 70s होगा तो 50s और इसके बाद किसमें 30s में क्या होगा, टूटेगा। अच्छा बेटा, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का निर्माण करता है। ठीक, अच्छा इतनी बातें हो गई। फिर इसके बाद हम सब बात करेंगे क्या कि क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट के कार्य की बात करेंगे। ये हमारा क्या करता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण करने का काम करता है। और इसके बाद क्या करता है, जो हमारे पास ऑक्सीजन तथा CO2 की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। तो वातावरण में CO2 तथा ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो करते क्या हैं, जो हमारे प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अगर कार्य की बात करेंगे, कार्य इसका दो होता है। हमारा कार्य इसका क्या, क्लोरोप्लास्ट का कार्य दो होता है। एक हमारा क्या करना, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, और इसके बाद साथ ही क्या, CO2 तथा ऑक्सीजन की मात्रा को वातावरण में बनाए रखना, प्रकाश संश्लेषण करना, और इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो क्लोरोप्लास्ट का कार्य कितना होगा बेटा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना, और साथ ही साथ क्या करना, प्रकाश इसमें क्या करता है, CO2 तथा ऑक्सीजन की मात्रा को वातावरण में बनाए रखना। ये था क्या, हमारा क्लोरोप्लास्ट का कार्य था। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये देख लो बेटा। ठीक, अब इसको क्या करो, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट आगे टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट कोशिकांग हम सब स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कोशिका हमारा कौन सा था, अंतःप्रदिव्ययी जालिका। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा बात करेंगे हम सब क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, ER बोला जाता है। ठीक, अच्छा तो यह ER क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ER में हम सब इतनी ही बातें जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा तो बात करते बेटा ER, देखते हैं हम सब क्या, ये साइटोप्लाज्म है पूरा हमारा। ठीक, अच्छा तो न्यूक्लियर जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला होती है। अब केंद्रक कला में क्या कहते हैं, वहां पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म और केंद्रक कला के बीच में ही क्या पाए जाते हैं, यह जो होते हैं एक पुटिका के रूप में पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक, अच्छा तो यह क्या हो गई, पहली हुई डबल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, झिल्ली जैसी संरचनाएं होती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक, अच्छा तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ना, वो कहां पर पाई जाती है, साइटोप्लाज्म तथा हमारा केंद्रक कला के बीच में जो होते हैं पाई जाने वाली पैकेट लाइक संरचना को हम सब क्या बोल देते हैं, ER बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी, इसकी खोज किसने किया था, इसका नाम किसने दिया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की खोज बेटा किसने किया था, पोर्टर तथा थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, दोनों ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। और इसके नाम की क्रेडिट सिर्फ किसको जाती है, पोर्टर को। पोर्टर ज्यादा वर्क किए थे इसमें हमारे, इसलिए जो होते हैं इसकी खोज में भी इनके साथ थे, और इन्होंने खोज करने के बाद इसका नाम भी क्या दिया था, ER नाम दिया था। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने दिया था, पोर्टर ने दिया था। ठीक, अच्छा जो ER होता है यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार बेटा, इसके जो प्रकार हम देखते हैं ना, तो कुछ ऐसे होते हैं जो खुरदुरे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम से चिकने रहते हैं। ओके, तो किसके आधार पर खुरदरा और चिकना होता है, तो खुरदरा और चिकना कहने के आधार मेरा क्या होता है कि इसमें पाया जाता है राइबोसोम। ठीक, अच्छा हम बेटा दो मार्कर लेते हैं, दो मार्कर में देखो, एक मार्कर हमारा क्या हुआ है, एक को हम थोड़ा सा खुरदरा बना दिए हैं, इसमें कुछ जो होते हैं ये इसमें हमने क्या किया है, राइबोसोम। ये जो हैंकी मेरी लगी हुई है इसे हम क्या बोलेंगे, राइबोसोम बोलेंगे। ये हमारा क्या है, प्लेन मार्कर है। तो ER भी इसी प्रकार से दो प्रकार का होता है, एक हमारा खुरदुरा सरफेस वाला होता है, एक क्या होता है, एकदम चिकनी सतह वाला होता है। ठीक, अच्छा चिकनी सतह और खुरदुरा सरफेस वाला क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम को ही आधार पर हम सब ER को डिवाइड कर दिया जाएगा। राइबोसोम के आधार पर हम जब ER को डिवाइड करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड करते हैं, तो यह दो प्रकार का होता है। एक हमारा क्या RER हो जाता है, और एक हमारा क्या होता है बेटा, SER हो जाता है। ठीक, RER को हम सब क्या बोलते हैं,
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER बोला तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER मतलब क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, यह क्यों बोलते हैं इन्हें हम, अच्छा क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। जिस पर राइबोसोम पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, RER। जिस पर नहीं मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, SER। ठीक है, ये राइबोसोम वाली संरचना बेटा, इतनी संरचना जो राइबोसोम जिसमें पाए जा रहे हैं, सारी संरचना को हम सब क्या बोलेंगे, RER बोलेंगे, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमारे क्या मिल गए, राइबोसोम पाए गए, इसलिए बोला गया। अच्छा देख रहे हैं बेटा, इसी जो होते हैं, इसी ER का कुछ भाग ऐसा है जो एकदम से क्या है, प्लेन है, इस पर कोई भी राइबोसोम दिखाई नहीं दे रहे हैं, एकदम से चिकनी जैसी संरचना मिल रही है। अच्छा, जो चिकनी जैसी संरचनाएं दिख रही है ये इतनी ना, इसी को हम सब क्या बोलते हैं, SER बोलते हैं। SER मतलब क्या हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लो बेटा, दोनों संरचना देखने को मिल गई ना। ये हमारा SER था और ये हमारा क्या हो गया, RER था। RER क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें राइबोसोम लगा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम जो लगा होता है ना, वो किसके द्वारा जो होते हैं, ER से राइबोसोम अटैच रहता है। तो यह जो अटैच रहता है ना, एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोमल प्रोटीन के द्वारा ER से हमारा राइबोसोम अटैच रहते हैं। अब इसी बात को हम आगे देख लेते हैं बेटा। अच्छा देखो, हम हेडिंग क्या डालेंगे, RER डालेंगे। RER हमारी हेडिंग पर जाएगी। RER में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER उपस्थित कहाँ होगा, राइबोसोम में। राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अच्छा, यह किससे जुड़े होते हैं, जो राइबोसोम जुड़ा होता है ER से, वो किसके द्वारा, राइबोफोरिन प्रोटीन से। जो राइबोसोमल प्रोटीन या राइबोफोरिन प्रोटीन से क्या होता है, जुड़ा रहता है। राइबोफोरिन प्रोटीन या राइबोसोमल प्रोटीन से क्या होगा, जुड़ा रहेगा। ओके, अच्छा अब हम बात करेंगे बेटा क्या, RER का कार्य क्या होगा। यह जो बेटा, जब जाहिर सी बात है, जब हमारा राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करता है और साथ ही साथ उसका क्या करता है, संग्रह करने का काम करता है। तो कोशिका में प्रोटीन संग्रह का काम कौन करता है, हमारा RER कर देता है। ठीक, अच्छा अब बात करेंगे क्या, SER। SER बेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और इनका जो होते हैं, इसका कार्य क्या होगा, राइबोसोम इसमें क्या होते हैं, SER में राइबोसोम क्या होंगे, नहीं पाए जाएंगे। राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। जब राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे तो इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और यह क्या करेंगे, लिपिड जो चिकना पदार्थ होगा, जो स्मूथी वाला होगा, उसे क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, निर्माण करेंगे और उसका संग्रह करेंगे। तो लिपिड बेटा, लिपिड का संग्रह तथा संश्लेषण कौन करता है, SER करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का संश्लेषण या संग्रह करने वाला कोशिकांग कौन होता है, SER होता है। ठीक, अच्छा अब हम बात कर लेंगे बेटा क्या, ER के बारे में बात करेंगे। ER हमारा क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, ये देखते हैं। पहली बात तो क्या करते हैं बेटा, यह कोशिका का अंतःकंकाल बनाता है। ठीक, अतः कोशिका का अंतःकंकाल किसका की तरह काम करता है, और इसीलिए से इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का अंतःकंकाल किसे बोला जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है। अच्छा, कोशिका का बाह्य कंकाल किसे बोला जाता है, कोशिका भित्ति को बोला जाता है। अच्छा, कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अच्छा, मेम्ब्रेन फैक्ट्री किसे कहा जाएगा, इसी को बोलेंगे। और इसके बाद कोशिका का हमारे पास किचन घर किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था हमारा, विद्युत गृह। कोशिका का जो होता है किचन गृह, रसोई घर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर या किचन गृह बोला जाता है। ठीक, और कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। कोशिका का बाह्य कंकाल कौन बनाता है,
कोशिका भित्ति बनाती है। कोशिका का अंतः कंकाल कौन बनाता है? ये हमारा ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और कोशिका का जो होते हैं पावर मेम्ब्रेन फैक्ट्री किसे बोला जाता है? मतलब मेम्ब्रेन फैक्ट्री लेयर बाय लेयर, मतलब प्रोटीन का निर्माण करता चला जाएगा, संग्रह करता जाएगा, लेयर बाय लेयर जोड़ता चला जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन फैक्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, अच्छा बेटा, और साथ साथ क्या करता है? जो टीलोफेज अवस्था होती है उसमें केंद्रक के निर्माण करने में भी हमारा क्या होता है? ईआर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टीलोफेज अवस्था में केंद्रक के निर्माण करने में ईआर का रोल होता है यार। ठीक, अच्छा, और उसके बाद तीसरी लाइन हमारी क्या है? अंतः कोश की परिवहन तंत्र, जो हमारे इंटरसेलुलर मतलब साइटोप्लाज्म में जो हमारे पास कोश की परिवहन होता है वो किसकी वजह से होता है? ईआर के द्वारा होता है। ओके, तो ईआर के हमारे पास 4 नियम या क्या करता है? अंतः कोश की कंकाल की तरह कार्य करता है, दूसरा टीलोफेज अवस्था में केंद्रक का निर्माण करता है, और नेक्स्ट हमारा क्या? अंतः कोश की परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, और साथ ही साथ मेम्ब्रेन फैक्ट्री भी क्या करता है? बनाता है। ओके, इतनी बातें हो गई। ये था हमारा क्या? ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर था। ईआर बेटा हम लोगों ने जान लिया कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का, SER और इसके बाद RER, दोनों का फंक्शन देखा, कार्य देखा। अच्छा, जो हमारे पास मेन फंक्शन में कार्य आए वो अंतः कंकाल आया, मेम्ब्रेन फैक्ट्री आई। ठीक, राइबोसोम किसके द्वारा जुड़े होते हैं ईआर से? राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, अच्छा बेटा, आज हम लोग क्या करेंगे? इस लेक्चर में इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी बच रही है वो नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। आप लोग वीडियो को देखो, इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक।